एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न होता है प्लान्स बनाना और पॉलिसीज बनाना, फॉर्मुलेट करना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। सेकेंड, ये वो डिसिप्लिन है जो एग्जामिन करती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को और जनरल एजुकेशन में प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एजुकेटर्स में किस तरह की प्रैक्टिस की जा रही है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। ये स्टडी हम जब करना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी and practice of managing the resources, tasks and communications involved in running a institution. क्या होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में? किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आई थिंक देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, एम लिख गया है इंस्टीट्यूशन में एन की जगह। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए रिसोर्सेस को मैनेज करना और कम्युनिकेशंस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये सारी स्टडी हमारी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? स्लाइड्स आर चेंजिंग ना? ओके, स्लाइड्स चेंज हो रही है ना? ओके, बात करते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ वाइड टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये क्या है? वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। यानी जो हमारे उत्पादन के साधन इकोनॉमिक्स में होते हैं उसमें मैनेजमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या है? अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। नाउ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। यानी अगर हम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सॉरी मैम। हाँ बताइए। पीपीटी नॉट विजिबल मैम। ओके ओके ओके, फिर से करती हूँ, वेट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आई डोंट नो क्या हो रहा है इसमें। ऑनलाइन में मैडम सही होता है कुछ कुछ। हाँ ऑनलाइन में। अच्छा लेट मी फिनिश। मैं इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेती हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मैं शायद सिस्टम पे हूँ इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। वेट, हाँ जस्ट अ मिनट, प्लीज बी पेशेंट विथ मी। थोड़ा सा टाइम इश्यू हो रहा है, बस जस्ट अ मिनट। एक्चुअली जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, फिर अचानक ही सब कुछ चेंज होने लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। अब मैं शेयर कर लेती हूँ अपनी पीपीटी को। मैम कोई एक माइक म्यूट कर लीजिए, दोनों ऑन है। हाँ जी, डन। उधर से लीव कर लिया, अभी मोबाइल से कर लेते हैं म्यूट। नाउ विजिबल? अभी विजिबल है? यस मैम। नो मैम। यस मैम, आप अभी? यस मैम, स्लाइड्स ओपन करो। अभी गूगल मीट है मैम, स्लाइड पे ले जाइए मैम। स्लाइड्स ओपन करो, स्लाइड्स ओपन। Slide is not visible. Still not visible? यस मैम। Let me do something. Now? मैम अभी आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, स्लाइड पे ले जाइए। जो आप अपने फोन पे देखेंगी वही हमें दिखेगा, जो आप अपने फोन पे देखेंगी वही हमें भी दिखेगा। हाँ? तो आप स्लाइड देखिए तो फिर हमें भी स्लाइड दिखेगा। Okay. अब मैं स्लाइड देख रही हूँ, अब आपको दिख रही है? नो मैम, लग रहा है कुछ नेटवर्क। आपने स्लाइड खोला नहीं?
खोला है, स्लाइड्स तो खुली नहीं। स्लाइड ओपन नहीं किया सर। I'm trying again, but to share you because it's approximately 4:15. तो मैं बिना स्लाइड के ही प्रेजेंटेशन दे दूं? No, ma'am, you can do that way. Like आप अपने फोन से ये और प्रेजेंट करें बोल। आपके पास पीपीटी है ना? Yes, everything. तो आप शेयर कर लो, वो ज्यादा बेटर है। आप शेयर कर दो। Sharing, ma'am, you can proceed if everyone is visible. यस मैम। देख पा रहे हैं तो जी मैम। मैम को जी Yes, ma'am. Yes, ma'am. while I am sharing then I will म्यूट कर दूंगी तो फिर मैं बोलूंगी नहीं। आनंद सर प्लीज। प्रेरणा मैम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। So we have discussed what is management according to the economics, sociology, management and administration. Turn to the next slide. Now the father of management theory, these both are important for the objective type questions in the field of educational administration and management. This one is Henry Fayol, modern management theory. This is Frederick W. Taylor and he is the father of scientific management theory. देखिए कंफ्यूजन होता है, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है। यह आपकी नॉलेज के लिए जरूरी था, सो आई शेयर्ड इट। नाउ व्हाट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट? अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एनलिस्ट लर्निंग आउटकम्स, रिकास्ट द करिकुला एंड ओरिएंट द टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में जो शैक्षिक प्रबंधन है उसकी जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जब हम करिकुलम को या टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी को रिकास्ट करते हैं, रिनोवेट करते हैं या रिजुविनेट करते हैं, तो ये आता है शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना के अंतर्गत। अब इसको वाइड पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या आता है। पहला आता है एजुकेशनल स्ट्रक्चर, शैक्षिक संरचना। इसमें बेसिकली लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द अटेनमेंट एज ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लर्निंग। जैसे आप कहिए तो जैसे 1986 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें शैक्षिक संरचना क्या थी? 10+2+3। अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें हमारी शैक्षिक संरचना बदल गई है 5+3+3+4। हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, पर दिस पार्ट एजुकेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट हमारा आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत। सेकेंड आता है इसमें रिसोर्सेज, संसाधन। व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमारी फीस क्या है, इंस्टीट्यूशन कैसे रन करेगा, उसके रिसोर्सेज को भी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। थर्ड वन इज करिकुलम, पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, क्या हमारा करिकुलम नेशनल करिकुलम को रिप्रेजेंट करेगा, उस करिकुलम से रिलेटेड जब आपका एग्जाम लिया जाएगा वो एग्जाम नेशनल लेवल का होगा या इंस्टीट्यूशन लेवल का होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स को या सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट के द्वारा। नाउ द एकेडमिक रिसोर्सेज, एकेडमिक रिसोर्सेज मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, रिक्रूटमेंट उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सर्विस ऑफ कंडीशंस, मतलब ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द teaching fraternity is coming under the category of academic resources.
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एसेट एंड रिव्यू, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी, किसी भी संस्था की जो ऑडिट रिपोर्ट की जाएगी उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी पॉलिसीज को रिव्यू किया जाएगा। यानी ये पांचों एस्पेक्ट, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, करिकुलम, एकेडमिक रिसोर्सेज और परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू आपका आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत। हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, टर्मिनोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कि ये है क्या। लोग इंटरचेंजेबली इसको कभी कभी यूज भी कर लेते हैं, पर फर्स्ट वन ही इज ओलिवर शेल्डन। इन्होंने 1923 में इन दोनों टर्म्स को पहली बार यूज किया था। ओलिवर शेल्डन ने, इन्होंने ये बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग। हमने पहले ही आपको बताया ना व्हाट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द इंस्टीट्यूशन। और वहीं जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मैनेजमेंट में उसको डिसीजन लिया जाता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सो मैनेजमेंट इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ एनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिसीजन टेकर या डिसीजन मेकर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये नूट्स एंड और डनल का है। बहुत सारे बुक्स में आपको फंक्शंस अलग अलग मिल जाएंगे, पर मैंने नूट्स और इनको डिनोट किया और डनल को। जैसे पहला है प्लानिंग, क्या प्लानिंग करनी है, क्यों प्लानिंग करनी है, कैसे कोई काम करना है, कब काम करना है और कौन इसको करेगा किसी भी टास्क को। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लानिंग। एक्चुअली प्लानिंग क्या है, अ प्रोग्राम कोर्स। इसमें डिसर्टेन नहीं होता है कि बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा, सिर्फ एक नियोजन किया जाता है कि किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, अथॉरिटी और एक्टिविटीज, इन दोनों के बीच में ये बैलेंस करता है। एक्टिविटीज कैसी, जैसे एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें, फिर उन एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना, फिर उन एक्टिविटीज को असाइन करना, कोई ये वाला काम कौन कौन करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्रुप चल रहा है, सोमू सर के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है, इसमें हम लोगों ने प्लानिंग की पहले कि हमें क्या क्या करना है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सा काम किसको करेगा, पहले कैटेगरीज भी हम लोगों ने बना ली। उसी तरह से इसमें भी ऑर्गेनाइजिंग होता है। लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग में हम एक हायरार्की बनाते हैं फंक्शंस की, टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। स्टाफिंग एक्चुअली होता है कि एम्प्लॉइज की एबिलिटी, टैलेंट और टाइम के हिसाब से उसमें जो भी योग्यता है और जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को सूट करता है उसको वहां पे फिट कर देना। जैसे हम मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जैसे मुझे अभी टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था तो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर हेल्पिंग मी कि मैम आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो हमको लगा या सर को लगा कि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ इन टेक्निकल पार्ट, तो उनको वहां पे रिक्रूट कर दिया, वहां पे असाइन कर दिया। लीडिंग एंड डायरेक्टिंग नेक्स्ट फंक्शन है। देखिए अभी तक जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो रही थी ये सिर्फ प्रिपरेशन थी, काम अभी हुआ नहीं था। लीडिंग और डायरेक्टिंग में क्या होता है, मूव इनटू द एक्शन, अब हमको काम करना होता है और इसमें काम करने में लीडर रोल प्ले करते हैं। वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉइज को बताते हैं कि इस काम को इस तरह से करना चाहिए, यानी लीडिंग में हम ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग। जितना भी काम किया गया, जितनी प्लानिंग की गई, ऑर्गेनाइज किया गया, स्टाफिंग हुई, लीडिंग हुई, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है, फिजिकल कंट्रोलिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। फिजिकल कंट्रोलिंग में होता है खुद जाकर सुपरविजन करना, चेक करना बार बार कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में हमारी बजट कंट्रोलिंग हो सकती है और कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग हो सकती है। तो दीज 5 आर द एजुकेशनल मैनेजमेंट। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। इनपुट के लिए हमको 6 M देने पड़ते हैं, ये हमने आपको याद करने के लिए रखा हुआ है कि दीज आर द 6 M's लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड एंड मार्केट्स। फिर वही जो मैंने आपको फंक्शंस बताए, उन्हीं फंक्शंस को मैनेजमेंट प्रोसेस
के थ्रू किया जाता है। लास्ट में आउटपुट हमको क्या मिलता है, हमारे जो गोल ऑब्जेक्ट, जो हमारे गोल्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो फुलफिल हो जाते हैं और हमें एंड रिजल्ट मिल जाता है। सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग हाउ द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज वर्किंग। ये एक पॉडस्कॉप, एक ये टर्म है जो कि आपके यूजीसी सिलेबस में भी है और जनरली पूछा जाता है। ये टर्म लूथर गुलिक का दिया हुआ है। इसका एब्रिविएशन हम आपको बता देते हैं। P फॉर प्लानिंग, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको कैसे करना है, इसको पहले से ही प्लान कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग, ये भी बता चुके हैं। D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जो भी फंक्शन हो रहा है उन सारी एक्टिविटीज जो की जा चुकी हैं उनको बताना। जैसे जब ये सेशन ओवर हो जाता है तो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बताते हैं कि इस फला सेशन में मैम ने ये बताया, रिस्पोंडेंट्स ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया, ये रिपोर्टिंग होती है। बजटिंग जो हमने कंट्रोलिंग के रेफरेंस में आपको बताई थी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हमें फाइनल आउटकम बेस्ट लाना होता है, तो वी विल डू बजटिंग। तो ये पॉडस्कॉप है, ये उसका एब्रिविएशन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फेयोल्स के हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है। इफ आई फाइंड यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी पर्सनली। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। इनका प्रिंसिपल में क्या आता है कि अगर काम को बांट दिया जाए, स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये कार्ल मार्क्स का भी कंसेप्ट है श्रम विभाजन का। ये वही हेनरी फेयोल्स ने इसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डाला है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी जो हमारे सुपीरियर हैं, वो जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड को फॉलो करना, दिस इज कम्स अंडर द अथॉरिटी। डिसिप्लिन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी के ऑर्डर को ओबे करना चाहिए, बट इट्स अ टू वे टाइप। डिसिप्लिन तभी मेंटेन होगा जो हमारी ऊपर वाली अथॉरिटी है, जब वो अच्छी तरह से लीडरशिप को निभाए, तब हमारा डिसिप्लिन फॉलो होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। आपको जो भी कमांड मिल रही है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रस्टी ये बोल रहे हैं, डायरेक्टर ये बोल रहा है, मैनेजर ये बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कमांड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, वो यूनिट होनी चाहिए। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो भी आपको काम मिला, जितने भी एम्प्लॉयज उसमें लगे हुए हैं, जो टीम उसमें लगी हुई है, सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब डिवाइड हो सकता है वर्क, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क की तो ऑलरेडी बात हो चुकी है, पर सबका गोल एक ही होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सुप्रीम, पैरामाउंट क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, हमारी कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है ये मैटर नहीं करता है। रिन्यूमरेशन, अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, हमको क्या उसको सेंट्रलाइज्ड करके करना है या डिसेंट्रलाइज्ड करके करना है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। स्केलर चेन कहने का मतलब है जो टॉप टू बॉटम हमारे पास कमांड आएगी या जो हमारे पास ऑर्डर आएंगे वो बड़े सिंपल वे में आने चाहिए, ऊपर से नीचे तक, बीच में लूप होल्स नहीं होने चाहिए। जो हमने अभी आपको कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी उसी के रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं। प्रॉपर, जैसे अगर यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ऑनरेबल वीसी सर जो ऑर्डर कर रहे हैं वो फिर प्रिंसिपल तक आना चाहिए, फिर हेड तक आना चाहिए, फिर एम्प्लॉइज तक आना चाहिए। तो स्केलर चेन होनी चाहिए उसमें। ऑर्डर भी दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल और सोशल ऑर्डर होता है, एक मटेरियल ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर हमारा टाइम भी बचाता है, हमारी कॉस्ट भी बचाता है। सोशल ऑर्डर मेंटेन करना इसलिए जरूरी होता है कि हर पद का अपना डेजिग्नेशन की अपनी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा को मेंटेन किया जा सके इसलिए ऑर्डर होना जरूरी है। किसी भी एम्प्लॉय के साथ अनजस्टिस ना हो, हर के साथ काइंड बिहेवियर हो, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में इसको भी इंपॉर्टेंस दी गई है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं आपके, अगर उनमें
जॉब सिक्योरिटी और करियर प्रोग्रेशन का चांस है, तो उनका काम करने में स्टेबिलिटी होगी, वो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क करेंगे। लेकिन अगर उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, प्लस अगर उनको ये लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू मैनेज, मेरा कोई करियर प्रोग्रेशन इसमें नहीं है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज को अपनी इस तरह का कंजीनियल इन्वायरमेंट देना चाहिए कि वो लोग क्रिएटिव हो सकें और नए नए इनिशिएट ले सकें। नेक्स्ट, फोस्टर करना चाहिए लीडर को एम्प्लॉइज के मोरल को, मोरल बूस्टअप उनका करते रहना चाहिए। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। सब कुछ ठीक है ना? देयर इज नो इश्यू ना? 1 सेकंड मैम, जागृति मैम, स्लाइड्स हट गई हैं, प्लीज प्रेजेंट करें। क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी होगा समझना, क्योंकि इसमें काफी चीजें डाली गई हैं। तो लीडरशिप पर हूं मैं। जागृति मैम, यस मैम, मैं लीडरशिप भी प्रेजेंट कर रही थी। मैम एक्चुअली किसी और ने बीच में प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया था, इसलिए आपके साथ हट गई। ओके, इट वुड बी, तो ऐसे बता दिया करिए। हाँ जी, तो आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए ना कि आप लोग अपना माइक भी म्यूट रखेंगे और अपना स्लाइड शेयर भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। जब तक ये शेयर करती हैं, हमारा आ जाता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अदर्स को जब हम इन्फ्लुएंस करते हैं और सपोर्ट देते हैं ताकि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत इंथुसियास्टिकली पा सकें, बहुत उत्साहपूर्वक उसको पाएं, तो दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। लीडरशिप का ये गुण होता है कि वो अपने टीम को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फैक्टर भी होता है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल को भी और ग्रुप को भी उनके गोल्स को आइडेंटिफाई करने में, और जो हमारे गोल्स पहले से ही बताए गए हैं उनको असिस्ट करने में। देखिए, इसके 3 फैक्टर्स हैं। अगर आप लोगों को स्लाइड दिख रही है तो देखिए, फर्स्ट इसका कंसर्न है इन्फ्लुएंस और सपोर्ट। यानी लीडरशिप में इन्फ्लुएंस होना चाहिए और सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी जो लीडर है वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ये एक वॉलंटरी एफर्ट है। और इसमें थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है गोल अचीवमेंट। आपका जो भी लीडर होगा उसका फर्स्ट टारगेट यही होगा कि वॉट एवर द गोल इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमको वो अचीव करना ही है। लीडरशिप की, इसमें पहली डेफिनेशन हेम्फिल एंड कून्स की है जो 1957 में दी गई है। इन्होंने क्या कहा था कि लीडरशिप इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप टुवर्ड्स अ शेयर गोल। इन्होंने कहा था कि लीडरशिप एक तरह का व्यवहार है किसी व्यक्ति का, किस लिए कि एक्टिविटीज को गोल की तरफ लेकर जाता है। थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए मैंने 3 डेफिनेशंस ली हैं। रॉबिन्स की 1996 की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा है कि ये एक एबिलिटी है जो प्रभावित करती है ग्रुप को ताकि वो समूह के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जैसे हेम्फिल एंड कून्स ने बोला है कि ये बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कहा है, वहीं रॉबिन्स ने क्या कहा है, इट इज एन एबिलिटी। दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने अलग अलग डेफिनेशंस ली हैं। लास्ट डेफिनेशन पारिक की है जो 2009 में दी गई है। क्या कहा है, लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। अभी तक क्या था, हेम्फिल ने क्या कहा, बिहेवियर है। रॉबिन्स ने क्या कहा, एबिलिटी है। पारिक ने क्या कहा कि इट इज एन एक्ट, इम्पैक्ट करता है ताकि हमारे जो इच्छित लक्ष्य हैं हम उस ओर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल। इसमें काफी हैं, इसमें 12 हैं। लेजिस्फेयर
या डेलीगेट स्टाइल, द ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, द charismatic स्टाइल। अभी मैं इसको एक एक लाइन में बता दूंगी आपको। द ऑटोक्रेटिक स्टाइल, द डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल, द पीपल ओरिएंटेड स्टाइल, the task oriented, the servant, the transaction, the transformation, the environment and the situational style। इसमें दो नहीं है, the environment और situation। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल में से। तो अभी हम उसको डील कर लेते हैं। जो भी है विनीत, आप मेरे साथ हैं। अगर आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा हो रहा है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, आई विल स्टॉप देयर, मैं वहीं रोक दूंगी। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल में पहली है द लेजेस फेयर स्टाइल और द डेलीगेट स्टाइल। और थोड़ा सा सुपरविजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। थोड़ा सा फ्री लीनियंसी टाइप ऑफ स्टाइल होता है। इसमें लीडर जो है अपने अंडर में टीम को, अपने मेंबर्स को थोड़ी सी लीनियंसी दे देता है। तो दिस इज लेजेस फेयर स्टाइल और अ डेलीगेट स्टाइल। सेकेंड जो होती है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, बड़ा कंट्रोल रहता है लीडर का, और क्या करता है वो नए वेज को एक्सप्लोर नहीं करने देता है। जो हमने बोला वही आपको काम करना है। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक होता है, बहुत कंट्रोल्ड रहता है, इसलिए इसका पेस भी बड़ा स्लो रहता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पहले से ही जो प्रायर सेटिंग्स स्टेप्स हैं उसी को ही हमको फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, स्कूल्स का, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारे ब्यूरोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। कैरिस्मेटिक स्टाइल, इस टाइप का जो लीडर होता है, इसको कैरिस्मेटिक को आप कहते हैं ना चमत्कारिक। जो लीडर होता है वो अपने मेंबर्स में इतनी एनर्जी और ईगरनेस इन्फ्यूज कर देता है कि दे आर वेरी ईगर एंड एक्साइटेड टू वर्क। मतलब ये स्टाइल काफी अट्रैक्टिव होती है, पर इंस्टीट्यूशन के लिए ये काफी रिस्की होती है। कारण ये होता है कि ये अपने आप के प्रभाव से इतना ज्यादा प्रभावित कर देते हैं इस इंस्टीट्यूशन को कि अगर ये रिजाइन देकर चले जाएं तो सारा स्टाफ डल हो जाता है। उनको लगता है ओ, अब इनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। है तो बड़ी अट्रैक्टिव स्टाइल, पर इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है अगर इस तरह का कोई लीडर वहां पे होता है, कल्टीवेट होता है। तो नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसमें लीडर के पास पूरा पावर रहता है कि वो डिसीजन भी ले सकते हैं और उनके पास टोटल अथॉरिटी रहती है। ये स्टाइल तब अच्छी होती है जब आपका रिजिड स्ट्रक्चर हो और सुपरविजन की जरूरत हो। लीडरशिप स्टाइल है द डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हर टीम मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए। हर मेंबर से पूछा जाता है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू। वो हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर थोड़े समय में हमको कोई डिसीजन लेना हो तो हम इस स्टाइल से डिसीजन नहीं ले सकते। हर आदमी का सुनने में हमारा कोई काम नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा इसकी एक कमी है। नेक्स्ट जो है द पीपल ओरिएंटेड स्टाइल। इसमें क्या होता है, पीपल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारे मेंबर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। लीडर जो उनके मेंबर्स हैं वो उनके साथ उनका कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उनका जॉब सेटिस्फेक्शन हो और एक इंटरेस्ट आए काम करने में। तो लीडर इस बात पे इफेक्ट डालता है कि वो अपने मेंबर्स के साथ किस प्रकार के रिलेशंस को कंटिन्यू कर रहा है। तो दिस इज द पीपल ओरिएंटेड स्टाइल। फिर है टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, इसमें लीडर पीपल को छोड़कर प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। यानी जो हमने काम किया है, जो हमको टास्क मिला है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है। मोर फोकस ऑन द जॉब एंड द प्रोडक्ट। सर्वेंट स्टाइल, इसमें लीडर फैसिलिटेट करता है अपने टीम मेंबर्स को, कमांड नहीं करता है। थोड़ा सा कमांडिंग वॉइस रहती है कि वो इसलिए ताकि वो प्रोडक्टिव हो सके, लेकिन मतलब उनके साथ मिलजुल के काम करता है, बहुत अपनी सुपीरियोरिटी नहीं दिखाता है। देखिए, मैंने आपको सिर्फ हिंदी में मैं समझाती हुई जा रही हूं, आपको इंग्लिश में मिल जाएगी पीपीटी। पीस ऑफ लीडरशिप स्टाइल में द ट्रांजैक्शन स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें लीडर को एक पावर दिया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अगर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है
तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। किसको? लीडर को, टीम को नहीं, लीडर को। अगर उनकी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करती है तो पनिशमेंट मिलती है उसको, लीडर को। यानी टीम मेंबर जो होते हैं वो रेडी होते हैं अपने लीडर के अंडर में काम करने के लिए। ये मैंने आपको इसमें यही जो बात बताई वो इसमें है कि इसमें क्या होता है, मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर काम कर सके, जो कि प्री डिटरमाइंड गोल को पा सके, और ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ हम इनके अंडर में काम करने को तैयार हैं। दिस इज द ट्रांजैक्शन स्टाइल। पावर इज गिवन टू द लीडर, उन्हीं को ही सारा पावर रहता है कि वो इवैल्यूएट भी करें, रेक्टिफाई भी करें और अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन भी करें। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लीडर मोटिवेट करते हैं अपने टीम लीडर्स को टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, वो किस तरह से डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। बड़ा सपोर्टिव सा माहौल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे ट्रांजैक्शन में सुपरविजन टाइप का होता है, लीडर का काम होता है क्योंकि उसी को पनिशमेंट मिलनी है, उसी को रिवॉर्ड मिलना है। यहाँ इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। लीडर हाईली विजिबल होता है और चूजेस चेन ऑफ कमांड टू गेट द जॉब डन। लीडर्स फोकस ऑन द विजन नीडिंग टू बी सराउंडेड ऑफ फॉलोअर्स और ग्रुप हु कैरी आउट द फ्यूचर। ज्यादातर फोकस उसका किस बात पे रहता है? अपने ग्रुप पर रहता है, क्योंकि उनको आगे उनसे काम कराना होता है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल में नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्टाइल। इसके लिए अगर इन्वायरमेंट स्टाइल का लीडर है तो उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए और डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? द लीडर यूजेस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स टू इंस्पायर इंडिविजुअल एंड टू डेवलप लीडर्स। क्या करना होता है एनवायरमेंटल स्टाइल लीडर में? वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इंस्पायर करता है इंडिविजुअल को और उनके बीच में से न्यू लीडर्स को वो डेवलप करता है। इसीलिए ये इन्वायरमेंट फोकस्ड लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट द सिचुएशन स्टाइल है। इसमें लीडर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल यूज करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। जिनको उसको सुपरवाइज करना है उन एम्प्लॉइज वो कैसे एम्प्लॉइज हैं, किस प्रकार के हैं और सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। नाउ द लीडरशिप थ्योरीज, ग्रेट मैन थ्योरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए इसमें सारी आपके यूजीसी नेट के हिसाब से फिडलर की थ्योरी उसमें है, हर्शे एंड ब्लैंशर्ड की है, रॉबर्ट ब्रेक एंड जेन मूटॉन की है। तो ये सारी लीडरशिप थ्योरीज हैं। कैन आई कंटिन्यू or I should stop here? We have 5 to 7 minutes. You can continue. Okay, if the audience are taking interest, then we should go further. Otherwise, I should stop here. Yes, ma'am. We are taking very much interest. Okay. Now the leadership theories. The first one is the great man theory. इसमें मान लेते हैं, इसमें ये मान्यता मान ली जाती है कि जो लीडर है उसके पास इनहेरेंट कैरेक्टर है, यानी जो उसके पास पैदा होते ही ये गुण है कि वो लीडर है। लीडर बनाए नहीं जाते हैं, ये मानते हैं कि ये लीडर बनाए नहीं जाते हैं बल्कि जन्म से ही लीडर पैदा होते हैं। ये ग्रेट मैन थ्योरी कहती है। जो हीरोज हैं, जो लीडर्स हैं एक्चुअली, उनको पोर्ट्रे किया जाता है हीरोइक के रूप में, मतलब वीर, बहादुर। और पौराणिक कथाओं में जो हमारे वीरों का वर्णन है उसको उसी तरह से इसमें रखा जाता है। और भाग्य भी इसमें कुछ योगदान करता है, तभी वो लीडर बन जाता है। ये ग्रेट मैन थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है, बट आई वांट टू मेंशन इट, इसलिए आपको बता रही हूँ। एक्चुअली ग्रेट मैन यूज क्यों किया गया इस थ्योरी में? ये इसलिए यूज किया गया था क्योंकि पहले लीडर को मेल क्वालिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर सेंसिटिव वाला मैटर आ गया कि लीडर को क्या माना जाता था कि दिस इज ओनली अ मेल क्वालिटी, वुमेन कान बी लीडर। और अधिकतर इसको मिलिट्री लीडरशिप के रेफरेंस में यूज किया जाता था। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रेट थ्योरी, जो कि स्टॉर्ट गिल की है। इन्होंने क्या कहा कि जो लोग होते हैं वो कुछ जन्मजात गुणों को लेके पैदा होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तो उनके पास कुछ इनहेरिटेड गुण्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, और उनमें से कुछ ट्रेट जो होते हैं वो लीडरशिप को सूट करते हैं। सारे ट्रेट नहीं, पर कुछ गुण उन लीडरशिप को सूट करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जिनके पास ये सफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है इन ट्रेट्स का, वो एक अच्छे लीडर बन जाते हैं।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो पीपीटी से लिख लीजिएगा बाद में कि स्टॉकडिल ने 1974 में कुछ ट्रेड्स और स्किल्स को आइडेंटिफाई किया था. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट एंड दीज आर ट्रेड्स एडॉप्टेबल टू सिचुएशन. ये गुण है कि सिचुएशन के हिसाब से वो खुद को एडॉप्ट कर लेता है. स्किल क्या है, नीचे सारी ट्रेड्स दिए हुए हैं. अलर्ट टू सोशल एनवायरमेंट, एम्बिशियस एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, असर्टिव, कोऑपरेटिव, डिसीजिव, डिपेंडेबल, डोमिनेंट, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, टॉलरेट. ये जिसमें ट्रेड्स होते हैं वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, ऐसा स्टॉकडिल ने बोला था. स्किल्स क्या क्या चाहिए एक लीडरशिप के लिए? क्लेवर होना चाहिए, कंसेप्चुअली स्किल्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, फ्लुएंट इन स्पीकिंग. देखिए, फ्लुएंट इन स्पीकिंग डजंट मैटर विच लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बस उसका प्रवाह बड़ा अच्छा होना चाहिए. डिप्लोमेटिक. इसी तरह से उन्होंने कुछ स्किल्स बताई हैं. नेक्स्ट थ्योरी है फिडलर्स लीस्ट प्रिफर्ड को-वर्कर थ्योरी. सबसे पहले इस थ्योरी को देने से पहले क्या कहा उसने, अपने इसको एग्जामिन कैसे किया उसने, इंस्टीट्यूशन में एक आदमी मतलब जो लोग थे, एम्प्लॉइज थे, उनको बोला कि आपकी जो इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं उसमें से आप किसी ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जिसके साथ आप फिर से बिल्कुल काम नहीं करना चाहते. मतलब दे वुड लाइक टू लीज टू वर्क विद अगेन एंड दे वुड नॉट लाइक टू वर्क विद अगेन. कुछ दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला. एक बोला जिनके साथ आप काम करना चाहते हो फिर से, और जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहते हो. और उन व्यक्तियों को बोला कि आप रेंज ऑफ स्केल पे पॉइंट्स दीजिए. जैसे उनके पॉजिटिव फैक्टर्स को भी बताइए, निगेटिव फैक्टर्स को भी बताइए. पॉजिटिव जैसे फ्रेंडली है, चीयरफुल है, लीडरशिप वाली उसके अंदर क्वालिटीज हैं कि नहीं है. निगेटिव क्या हो गया, अनफ्रेंडली है, ग्लूमी है, हमेशा ऐसे गुस्सा करता रहता है. ये कुछ इसके निगेटिव थे. बोला इसके आधार पर आप उनको रैंक दीजिए, यानी रेंज दीजिए, मतलब 1 to 10 में पॉइंट्स दीजिए. इसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, हाई लीस्ट प्रिफर्ड को-वर्कर, जो सबसे ज्यादा कम पसंद किए गए, लीस्ट प्रिफर्ड, उनको कम पसंद किया गया. दे हैव क्लोज एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड एक्ट इन सपोर्टिव वे. वो क्या करते थे, बहुत क्लोज थे और पॉजिटिव रिलेशनशिप था और सपोर्टिव वे में काम करते थे. दूसरा, वो क्या करते थे, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते थे पहले टास्क के. वो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, वो क्या इंपॉर्टेंट मानते थे, रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट मानते थे. एंड लो लीस्ट प्रिफर्ड लीडर्स की क्या क्वालिटी थी, ये लोग टास्क को पहले इंपॉर्टेंट रखते थे और फिर रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते थे. और इनका मेन कंसंट्रेशन किस पर रहता था कि वर्क किस तरह से हो रहा है. डिफरेंस समझ लीजिएगा. ये फिडलर ने इस थ्योरी के तहत इसको बताने का प्रयास किया. मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. नेक्स्ट है हर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. इन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सपोर्टिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग एंड डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग लीडर्स की क्या विशेषताएं होती हैं, ये रोल और टास्क को डिफाइन करते हैं फॉलोअर्स को और उनको सुपरवाइज भी करते हैं. लीडर ही डिसीजन भी लेते हैं, सारी अनाउंसमेंट भी करते हैं. कम्युनिकेशन इज वन वे, सारा काम लीडर करना है तो कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है. कोचिंग लीडर्स में क्या होता है, ये भी रोल को और टास्क को डिफाइन करते हैं पर फॉलोअर्स से आइडियाज भी लेते हैं और सजेशंस भी लेते हैं. डिसीजंस लीडर ही लेते हैं यहां पर भी, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा 2 वे हो जाता है क्योंकि वो उनसे सजेशंस भी ले रहे हैं और आइडियाज भी ले रहे हैं. वहीं अगर हम सपोर्टिंग लीडर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, द लीडर फैसिलिटेट्स, ये सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं, डिसीजन में पार्ट लेते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहता है, फॉलोअर्स के पास. डिसीजन लेने का काम कहां आता है, कंट्रोल फॉलोअर्स के पास आ जाता है. डेलीगेटिंग लीडर जो लेजिस्फेयर की तरह होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि लीडर इज स्टिल इन्वॉल्व इन डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो काम थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं सारे प्रॉब्लम्स में, सारे डिसीजंस में, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से अब फॉलोअर्स के पास आ जाता है. देखिए थोड़ा माइनर सा ही डिफरेंस है,
इसमें थोड़ा जैसे डायरेक्टिंग तो पूरा अलग हो गया, पूरा कंट्रोल ऑफ लीडर हो गया, कोचिंग में भी कंट्रोल लीडर का ही है, लेकिन आइडियाज और सजेशंस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सपोर्टिंग लीडर्स में सिर्फ लीडर फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल फॉलोअर के पास है। डेलीगेटिंग में तो पूरा कंट्रोल ही फॉलोअर के पास है, सिर्फ वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रॉबर्ट ब्लेक और जेन मुचॉन ने दी है। इन्होंने 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल बताई हैं। कंसर्न किसका है? पीपल रिलेशनशिप, यानी लीडर और टीम मेंबर्स का, कंपनी और एम्प्लॉइज का क्या रिलेशनशिप है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और दूसरा टास्क, काम क्या हो रहा है। इन दो के डिफरेंस में इन्होंने 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स बताई हैं। द फर्स्ट वन इज इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। इसमें लेजिस्फेयर लीडरशिप होती है, बहुत लीनियंसी रहती है। लिटिल कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्टिविटी, दोनों के लिए, पीपल के लिए भी लिटिल कंसर्न होता है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी लिटिल कंसर्न होता है। दूसरा कंट्री क्लब मैनेजमेंट जो होता है, इसमें ज्यादा कंसर्न पीपल के लिए होता है, लोगों की भलाई फॉर प्रोडक्शन। जैसे हमारे रतन टाटा जी ने अभी किया ना, कोरोना के टाइम उन्होंने ज्यादा कंसर्न लोगों के लिए किया। इवन उन्होंने शायद ये अनाउंसमेंट भी की है कि जो भी, जिनके भी मतलब मेल पर्सन्स ऑफ द फैमिली जो यहाँ वर्क करते थे, अगर वो कोरोना की वजह से मर गए हैं तो उनको आगे की सैलरी उसके परिवार को दी जाएगी। तो ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल, लिटिल कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, दिस इज कंट्री क्लब मैनेजमेंट। यहाँ पर टास्क कम इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो एम्प्लॉय और ओनर के बीच में है, टीम लीडर और टीम मेंबर्स के बीच में है। यहाँ पर गोल क्या होता है? लोग खुश रहें, कंट्री क्लब मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है अथॉरिटी कॉम्प्लियंस। इसमें ग्रेट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसमें ज्यादातर दिमाग क्या रहता है? हमारा प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, हमारी कंपनी ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, लोगों के प्रति थोड़ा कम कंसर्न होता है। टाइट कंट्रोल रहता है ताकि कामों को बहुत एफिशिएंटली और जल्दी से कर दिया जाए। इसमें लोगों की क्रिएटिविटी को और मानव रिलेशंस को बिल्कुल यूजलेस माना जाता है। जैसे आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं देते, ना ही क्रिएटिविटी को वैल्यू देते हैं। दिस इज अथॉरिटी कॉम्प्लियंस। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में क्या होता है? इसको मिडिल बोला जाता है, यानी थोड़ा सा कंसर्न लोगों के लिए, थोड़ा सा कंसर्न प्रोडक्शन के लिए। ये दोनों के प्रति रहते हैं, कमिटेड नहीं रहते हैं दोनों के प्रति, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो है आपका वो है टीम मैनेजमेंट। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल। इसको मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी में, जो कि ब्लेक और मुचॉन की है, इन्होंने इसको सबसे परफेक्ट माना है, क्योंकि इसमें कंसर्न लोगों के लिए और प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी अकम्प्लिशमेंट को हाईएस्ट लेवल पर ले जाएं और जो भी टास्क उनको दिया गया है वो अच्छे से निपटा सकें। दिस इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज एंड अंडरस्टैंड द नीड टू चेंज। जैसे अभी हमारा जो टीम काम कर रहा है, हमने चेंज को एक्सेप्ट किया कि वो कोरोना टाइम है, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे ऑफलाइन क्लासेस, तो सोमू सर हैव अरेंज्ड दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑन डिमांड। आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होती हैं इसलिए नहीं हो पाता, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, बट दिस बेस्ट वे, दे आर रेडी, सोमू सर इज रेडी टू चेंज। दिस इज अ टीम मैनेजमेंट, दिस इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द टाइम, और वो आज के समय की आवश्यकता को भी समझ रहे हैं। पार्टिसिपेटिव थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी में सभी के व्यूज को अकाउंट में लिया जाता है, हर पार्टिसिपेंट, हर टीम मेंबर्स की वैल्यू होती है, हर पार्टिसिपेंट को इनकरेज किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होइए। पार्टिसिपेटिव है तो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि टाइम मैनेजमेंट किया जा सके। मैनेजमेंट थ्योरी क्या है? इसको ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, स्टाइल, ट्रांजैक्शन स्टाइल, ये वैसी ही है। इसमें ज्यादातर फोकस किस पर रहता है? सुपरविजन पर, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप परफॉर्मेंस पर।
बताया था ट्रांजैक्शन में कि जो लीडर होता है अगर उनकी टीम अच्छा काम करेगी तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उसकी टीम अच्छा काम नहीं करेगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, और ग्रुप मेंबर्स भी एग्री होते हैं उनके अंडर में काम करने के लिए। रिलेशनशिप थ्योरी की अगर बात करें तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, जो हमने स्टाइल आपको बताई थी, ये इस बात पे मोर फोकस्ड करती है कि लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में किस तरह का कनेक्शन फॉर्म हुआ है। लीडर्स मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, और ग्रुप मेंबर्स को इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी भी बताते हैं टास्क की। द लीडर्स आर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स, पर ये है ट्रांसफॉर्मेशनल की, चाहे आप रिलेशनशिप थ्योरी की कह दीजिए, कि हर पर्सन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी मैटर करता है। हम ग्रुप मेंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ईच यूनिट का ईच मेंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे टास्क को कंप्लीट करने में, ये भी मैटर करता है। जैसे अभी हमारा ये लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें विनीत हैं, जागृति हैं, स्मिता हैं, सब लोग हैं, तो ईच पर्सन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी बहुत मैटर कर रहा है। अच्छा, सॉर्ट एक शब्द, ये बहुत क्विक है, 2 स्लाइड्स ही बची होंगी मेरे हिसाब से, मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ। सॉर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म यूज होता है। S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात होती है तो जब SWOT एनालिसिस किया जाता है तो हम इंस्टीट्यूशन की व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द वीकनेसेस, इसको जब एनालाइज करते हैं तो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये एक्चुअली इन्वायरमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, ये जब हम एनालाइज करते हैं तो वी कम टू द SWOT एनालिसिस। नेक्स्ट PERT, ये भी पूछे हैं ये टर्म्स, इसलिए इसको जल्दी से बता देती हूँ। PERT का एब्रिविएशन है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या है ये एकदम एप्रोप्रिएट टेक्निक है विच इज यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स वेयर द टाइम रिक्वायर्ड और नीडेड टू कंप्लीट डिफरेंट एक्टिविटीज आर नॉट नोन। जब हमें पता नहीं होता कि किसी काम को कितनी देर में कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगाना है, तो हम करते हैं PERT। It is majorly applied for scheduling, organizing and integration of different tasks with a project. प्रोजेक्ट के साथ जो टास्क है उसको हमको जब शेड्यूल करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है या इंटीग्रेट करना होता है, then we use this technique. It provides the blueprint of project and is efficient technique for project evaluation. जब मैम आपकी क्लास ले रही थी इससे पहले, रजनी मैम, तो आपको आइटम एनालिसिस बता रही थी। किसी ने क्वेश्चन, शायद आनंद जी आपने क्वेश्चन पूछा था आइटम एनालिसिस से रिलेटेड, तो मैम वाज टेलिंग अबाउट द ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग व्हेन वी प्रिपेयर अ टेस्ट। तो अभी जब हम किसी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वी नीड अ PERT टेक्निक। टैग लाइन है, इसको याद रखिएगा PERT के बारे में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट CPM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इट इज अ टेक्निक जब हमें पता होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर देना है। जैसे PERT में क्या होता है, हमें टाइम नहीं पता होता है कब कंप्लीट होगा, वी हैव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंप्लीशन, तो हम वो कर लेते हैं PERT। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें भाई साल भर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है, देन वी गो फॉर द CPM। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM। It is majorly used for determining the approximate time with which a project can be completed. ये एक्चुअली पाथ क्या बताता है, आपको ये बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने में लगभग कितना समय लगेगा। A path in project management which always provide minimum time taken for completion of project. सबसे कम समय में अगर हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो दिस इज द वे, ये आपको पाथ प्रोवाइड कराता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस में। नाउ थैंक यू, आई होप मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया हो आप लोगों का। No, ma'am. Thank you so much for such a wonderful presentation. You have very well articulated and given so examples to make us understand. So I will now ask audience. You can ask the questions. Yes, Nadatta Nayak sir, you can ask if you have any question. Yes. जी Please ask. मैम आपका हाँ जी, PhD हमारा कंप्लीट हो PhD कंप्लीट है एंड इवन आई हैव 7 Yeah, years of continue. experience टीचिंग का 7 साल का एक्सपीरियंस You है। have not listened the introduction of ma'am. कहाँ अभी कहाँ पर? हाँ जी, Mr. Nayak, we will send. नहीं I am absent. मैम क्वेश्चन। I am absent there. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट ही इज आस्किंग। विनीत, कैन यू हेल्प मी? Yes.
Nayak ji, we will send you the whole introduction of the ma'am. You can check this. Next question. I think you know. Please, next question. Himalaya sir. हाँ जी. First of all, it was very informative and wonderful session. You have completed almost half of the unit educational management of next syllabus. Correct. Yes, ma'am. So, ma'am, Himalaya, please, 90% yes, ma'am. I have Yes, ma'am. completed. 90%. Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. So my question was that can a leader use 2 or 3 leadership styles interchangeably as per the need of situation? बिल्कुल. द सिचुएशनल स्टाइल जो मैंने अभी आपको बताई, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें वो जो डिफरेंट स्टाइल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ. अभी मैं रिसोर्स पर्सन हूँ. इट्स अ स्टाइल ना, मैं आपको लीड कर रही हूँ यहाँ पर. लेकिन जब मैं आपके साथ टीम में काम करती हूँ तो मैं लीडर नहीं होती हूँ, मेरा स्टाइल चेंज हो जाता है. लीडरशिप डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हो जाती है. तो जब आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो योर रोल, क्योंकि आपका रोल बार बार चेंज होगा तो आपकी लीडरशिप स्टाइल भी चेंज हो जाएगी. Yes, ma'am. And what is meant by educational supervision? इसी का पार्ट है, सेकेंड पार्ट है. जैसे हमने आपको बताया ना कि जब हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सुपरवाइज करने जाते हैं कि जो काम हमने दिया है, जो काम प्लानिंग हुई, जो कोऑर्डिनेशन हुआ, जो स्टाफिंग हुई, जो डायरेक्टिंग हुई, उसके बाद वो काम उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देन वी गो फॉर द सुपरविजन. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Anyone from audience? Any question? Yeah, may I ask? Please. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप जब स्केलर चेन के बारे में बता रही थी. किसके बारे में बेटा? स्केलर चेन के बारे में. हाँ, स्केलर चेन. जी. तो मैम उसमें एक गैंग प्लैंक भी होता है, तो क्या वो इस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में वो अप्लाई नहीं होता? विच प्लान? गैंग प्लैंक. नो आइडिया डियर, मुझे आइडिया नहीं है. इफ यू एक्सप्लेन हियर तो कुछ बताओ, हम लोग भी कुछ सीख लेंगे. इट्स अ म्यूचुअल ना. यस मैम, व्हाई नॉट. हाँ बताइए. मैम जैसे स्केलर चेन में हम लोग जानते हैं कि ये चेन है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट का. जी. मैम उसी तरह गैंग प्लैंक क्या है कि मैम ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द सेम रैंक ऑफ एम्प्लॉय टू मिनिमाइज द टाइम. तो मैम दरअसल ऐसा हम लोगों ने दरअसल मैम मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो ये हम लोगों के मैनेजमेंट में ये पढ़ाया गया था हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में. एक्चुअली यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. आपने वो पूरी स्टडी की है, हम लोग सिर्फ उसका एक पार्ट पढ़ते हैं. ऑल्दो आई शुड नो दिस बिकॉज ये मेरा रिसर्च एरिया है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. बट इट्स वेरी नाइस टू नो फ्रॉम यू एंड आई विल गो टू स्टडी दिस. थैंक यू. गैंग प्लान, इट्स सेम सिमिल्टेनियस डेजिग्नेशन पर जब डिसीजन लिया जाता है तो टू सेव द टाइम देन वी गो फॉर द गैंग प्लान, राइट? Exactly, yes, ma'am. Exactly, ma'am. In case It's of some emergency. अच्छा. Okay. Thank you, Aditya. Emergency, we use it. Thank you, Aditya and Jagrati. Okay, ma'am. Actually, he is a commerce student and I am also a commerce one. So I got where he is asking. तब तो तुम लोग दोनों को ये प्रेजेंटेशन मुझे लगता है ज्यादा अपीलिंग रही होगी, समझ में. Yeah, ma'am. It's so much. असाइनमेंट भी मिला कॉलेज से. जी सॉरी. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. मैम मेरा क्वेश्चन है सीपीएम मैम सीपीएम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किस कंडीशन में हम हेलो हाँ बोलिए, आवाज कट के आ रही है. क्या मेरी आवाज सुन रही है? अरे ये पर मैम हम ये कह रहे हैं कि मैम सीपीएम में हम किस वार्ड, स्टेप, ओमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्शन और वो क्यू और नेगेटिव देखते हैं, कैसे देखते हैं सीपीएम में? यस मैम. सीपीएम में आप किस तरह से वो देखते हैं? देखिए, क्योंकि आपका शॉर्ट टाइम है, आपको जो भी प्रोसेस करनी है, आप जो भी बोल रहे हैं मिशन या जो भी करना है, इसमें आपको देखने का तरीका वही होगा जो हम लोग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव या जो फंक्शंस यूज करते हैं.
क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा लोगों का ओवरव्यू नहीं लेते हैं, हम लिमिटेड लोगों का काम करके, लिमिटेड लोगों को इंक्लूड करके काम करते हैं, तो प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जो हम फॉलो करते हैं. बस इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन और डूइंग समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट वे. व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, दैट्स इट. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. I think we are done with the questions. So now I would like to invite. Okay. I would like to You invite explained our well now, and that's chief. why we don't have any Yeah, questions. वही दो ही कंडीशन होती है ना, if people are not able to understand anything or if they understand everything. Here condition is for everything. Okay. Okay. Okay, ma'am. I So think one I would question is like. in the chat box. Kindly consider that. Okay. If we have enough time तो करते हैं, क्योंकि 5 बज गया है. आप लोग टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देख रहे थे, that's why. नहीं Yes, तो yes. मेरे को ग्रुप में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है. मैं Yes. We can go for vote of thanks because we have another lecture on the Mahamana series also, na? Yeah. So now I would like to invite our chief coordinator of lecture on demand series, Sachin Verma sir. So before that I would like to introduce him. आप DS कॉलेज अलीगढ़ में BA डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. बहुत ही ज़्यादा टेक सेवी. जल्दी हाल ही में इनके काम को YouTube पे बहुत ज़्यादा सराहा गया API, और साथ ही में ये बहुत सारे सेमिनार में शिक्षा नीति में मुख्य वक्ता रह चुके हैं. तो सचिन सर, इट्स ओवर टू यू. सचिन सर खुद को अनम्यूट करें. सर प्लीज. Here, first of all, I would like to thank Dr. प्रेरणा मैम. उनका लेक्चर मैंने सुना और मैं बीच में ज्वाइन किया था, लेकिन फिर मैं उठ नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में भी एक सेशन था, इवनिंग में भी. फिर मैंने सोचा जब आएगा मेरा टर्न मैं फिर दोबारा बैठ जाऊंगा. लेकिन पीपीटी इतना अट्रैक्टिव था और जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि बीइंग ए टीचर एजुकेटर वी नो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पीपीटी. तो वो काफी पॉइंट वाइज जो आपने डिस्क्राइब किया चीजों को ना, वो ही ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है. हम लोग रनिंग मैटर ज्यादा दे देते हैं कई बार पीपीटी में, तो बच्चे उसमें खो जाते हैं और उन्हें हम पढ़ने लगते हैं. लेकिन आपने उन चीजों को समझाया पॉइंट में. ऐसा नहीं, बच्चों ने काफी क्वेश्चन भी पूछे, मैं देख भी रहा था. तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कम क्वेश्चंस पूछे गए, फिर भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए और काफी चीजें बच्चों को समझ में आ गई होंगी. और जो सारा जो आपने बताया वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट था नेट से, इस वजह से बच्चों ने और अप्रिशिएट किया. तो काफी आपका काम सराहनीय है. मुझे अच्छा लगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इस टीम के साथ हैं. और साथ ही साथ में यहाँ पे सोमू सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रखा है. सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जो हमारे प्रतिभागी है, मैं उनसे ये अपील भी करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें. और साथ ही साथ वो जिस लेक्चर पे उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं. फीडबैक वो अवश्य भरें, ताकि कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम उसमें इम्प्रूव कर पाए. अगर उन्हें लगता है कि कोई उनका टीचर कोई मतलब अच्छा टीचर है जो अच्छा पढ़ाता है, और अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, तो आप हमें उनका ईमेल या फोन नंबर दे सकते हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी सेवाएं, ताकि ज्यादा लार्ज स्केल पर, हम जानते हैं इस समय कोविड चल रहा है, तो घर में बैठ कर ही हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, अपने अध्ययन को कंटिन्यू रख सकते हैं. और नेट है, सीटेट है, यूपीटेट है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनके लिए हम लोग भी आपके लिए लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. और टीचर्स भी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट होते चले जा रहे हैं. तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा मुख्य रोल कहूंगा हमारे प्रतिभागियों का है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लें, तभी टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं कि वो आप अपने साथियों को जोड़ें, कहीं ना कहीं बताएं कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेक्चर्स किए जा रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है. आप जिस पे चाहते हैं हम उस पे लेक्चर करा सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि वो कोई और टीचर लेना चाहे तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं. वी कैन कॉन्टेक्ट देम, हम उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. तो हियर वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू ऑल. और अब विनीत जी, नाउ ओवर टू यू प्लीज. Yes, sir. Thank you, sir, for your kind words. Now, I would like to invite Smita ma'am. Thank you, Vinit sir.
It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks. On behalf of teacher educators community and the whole team, I am very grateful to you, ma'am, for this insightful lecture. We have been fortunate to listen to such a renowned academician like you. You have such a vast knowledge, and I must admit here that your expertise in this field has certainly added a lot to our knowledge. You highlighted the important points that are important for the point of view of NEET examinations. Although your PPT, there were less content in the, but it was in the form of flow chart, so it was very easy to understand for the participants. Some of the keywords of your session was 6 M's of the management, pod scopes, principles of management, SWOT analysis, the different leadership styles, different leadership theories, scalar chain, and many more. Now, next, I am also very thankful to our founder of this community, Dr. Somu Singh sir, scholars from different corners of the country, and giving us a platform from where we can enhance our knowledge. In the same line, I would like to share my gratitude toward the managing team, coordinators, technical experts, hosts, and the others for devoting their valuable time to smooth conduct of this session. Last but not the least, I am thankful to the entire participants for their patience listening and for their innovative questions. Thank you, ma'am. Thank you all. Over to you, Vineet sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to seek permission for formal bind up of this session from our chief coordinator, sir. You can close the meeting. Yes. Thank you so much. Now there is a request from all the participants. There is a feedback link in the chat box. You can fill them. You can also join our social media platform. Stay tuned with us for next.